हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कवकों में जनन। कवकों में जनन। कवकों में जनन 3 विधियों के द्वारा होता है। कवकों में जनन 3 विधियों द्वारा होता है। कवकों में जनन 3 विधियों द्वारा होता है। कौन कौन सी ये 3 विधियां हैं? देखिए, नंबर 1 कायिक जनन। कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नंबर 2 अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर 3 लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कवकों में जनन 3 प्रकार की विधियों के द्वारा होता है। कौन सा? कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कायिक जनन कवकों में किस प्रकार से होता है। ठीक है ना? तो कायिक जनन, कायिक जनन, कवकों में कायिक जनन 3 प्रकार से होता है। कायिक जनन 3 प्रकार से होता है। कवकों में कायिक जनन निम्न प्रकार से होता है। कौन से हैं? कौन से प्रकार हैं? देखिए, नंबर 1 खंडन, फ्रैगमेंटेशन। नंबर 2 विखंडन, फ्यूजन। नंबर 3 मुकुलन, बडिंग। कायिक जनन कितने प्रकार से होता है? कवकों में कायिक जनन जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। खंडन द्वारा, विखंडन द्वारा और मुकुलन द्वारा। ठीक है? तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि खंडन द्वारा किस प्रकार से जनन होता है, फ्रैगमेंटेशन द्वारा किस प्रकार से जनन होता है। तो देखिए, ये एक कवक जाल है। ये कवक का ये खंडन विधि द्वारा कायिक जनन, जिन कवकों का शरीर कवक तंतु यानी कवक जाल से मिलकर बना होता है, उनके अंदर खंडन द्वारा कायिक प्रजनन होता है। तो देखिए, यानी कि यह एक कवक जाल है और ये कवक तंतु है। अब ये कवक तंतु या कवक जाल अनेक भागों से टूट जाते हैं और टूटा हुआ प्रत्येक भाग नए कवक जाल का निर्माण करता है। तो इस प्रकार का जनन क्या कहलाता है? खंडन कहलाता है। यानी कि ये क्या है? ये माइसीलियम है, कवक जाल है। कवक जाल है, ये क्या है? कवक जाल है, माइसीलियम है। और इस कवक जाल के अंदर ये कवक तंतु है और ये कवक तंतु किसी भाग से टूट जाने पर ये टूटा हुआ जो तंतु होता है वो वृद्धि करके नया कवक तंतु और नया कवक जाल का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार का जनन क्या कहलाता है? खंडन कहलाता है। ठीक है? यानी कि खंडन होता है। दूसरा नंबर देखिए, विखंडन। विखंडन जो होता है इस प्रकार के कवकों के अंदर होता है जिनका शरीर कवक तंतु रहित होता है। यानी कि एक कोशिकीय यीस्ट के अंदर इस प्रकार का विखंडन
कायिक जनन पाया जाता है। जिनका शरीर कैसा होता है? जिनका शरीर तंतु रहित होता है, जिनमें कवक तंतु या कवक जाल नहीं होता। जिनमें कवक तंतु और कवक जाल नहीं होगा तो कैसा होगा? एक कोशिकीय यीस्ट जो होता है उसके अंदर एक कोशिका ही होती है, कवक तंतु नहीं होते, शरीर कवक तंतुओं से मिलकर नहीं बना होता, तो उनके अंदर इस प्रकार का जनन होता है विखंडन के द्वारा। इनकी शरीर यानी कि कोशिका दो खंडों में बट जाती है और केंद्रक विभाजित होकर प्रत्येक खंड में चला जाता है और प्रत्येक खंड अलग होकर अलग कवक का निर्माण करता है। तो इस प्रकार का जनन क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। तो ये देखिए विखंडन ये यीस्ट के अंदर है। ये किसके अंदर है? यीस्ट के अंदर है। अब हम तीसरे प्रकार का विधि देखते हैं, वो है मुकुलन। मुकुलन द्वारा कायिक जनन किस प्रकार से होता है? मुकुलन द्वारा कायिक जनन यह भी कवक तंतु रहित कवकों के अंदर होता है, यानी कि यह भी किसके अंदर होता है? यह भी यीस्ट के अंदर होता है। ठीक है, क्या होता है? यीस्ट कोशिका जो होती है उसके बाहर की ओर एक अतिवृद्धि बनती है और इस अतिवृद्धि को मुकुल या बड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मुकुल कहा जाता है। जो बाहर की ओर एक अतिवृद्धि बनती है, इस अतिवृद्धि को क्या कहते हैं? मुकुल कहा जाता है। अब इसमें केंद्रक विभाजित होता है और आधा केंद्रक यानी कि केंद्रक जब दो भागों में बढ़ जाता है तो एक केंद्रक जो होता है वो इस वृद्धि कर रहे मुकुल के अंदर गमन करता है और इस प्रकार ये मुकुल वृद्धि करता हुआ इस मूल कोशिका से अलग हो जाता है और अलग कवक का निर्माण करता है। ये केंद्रक विभाजन हुआ और आधा केंद्रक जो होता है वो उस मुकुल के अंदर चला गया और आधा केंद्रक है वो जनक कोशिका के अंदर ही रहा। इस प्रकार से मुकुल वृद्धि करता हुआ किससे अलग हो गया? जनक कोशिका से अलग हो गया और इस प्रकार से ये नए कवक का निर्माण करता है, स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। तो इस प्रकार का जनन क्या कहलाता है? मुकुलन द्वारा कहलाता है। यानी कि जिसमें एक मुकुल बनता है, एक अतिवृद्धि बनती है जिसे मुकुल या बड कहा जाता है और ये जब वृद्धि करता है तो उस केंद्रक विभाजित होता है और केंद्रक दो भागों में विभाजित होकर एक केंद्रक इस वृद्धि कर रही मुकुल के अंदर गमन करता है और ये मुकुल वृद्धि करता हुआ जनक कोशिका से पृथक हो जाता है और इस प्रकार से नए कवक का निर्माण करता है। तो इस प्रकार की विधि क्या कहलाती है? मुकुलन द्वारा कायिक जनन कहलाती है। तो कायिक जनन कवकों के अंदर कितनी प्रकार से होता है? कायिक जनन कवकों के अंदर तीन प्रकार से होता है, खंडन द्वारा, विखंडन द्वारा और मुकुलन द्वारा। खंडन द्वारा किसमें होता है? खंडन द्वारा जिन कवकों का शरीर कवक तंतु या कवक जाल का बना होता है, कवक जाल जो होते हैं वो खंडों में टूट जाते हैं और टूटा हुआ प्रत्येक खंड नया कवक जाल का निर्माण करता है, तो वो क्या कहलाता है? वो खंडन कहलाता है। और विखंडन उन कवकों के अंदर होता है जिनके शरीर जो होता है वो कवक तंतु रहित तो होता है, कवक तंतु नहीं होते, उनके अंदर इस प्रकार का विखंडन द्वारा होता है। जिनका शरीर एक कोशिकीय होता है यानी कि यीस्ट होता है और इनके कोशिका में विभाजन होता है और एक कोशिका दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है और इस प्रकार से नए कवक का निर्माण होता है। तो ये क्या कहलाता है? ये विखंडन द्वारा कायिक जनन कहलाता है। और मुकुलन द्वारा भी कवक तंतु रहित कवकों के अंदर होता है, यह भी यीस्ट के अंदर होता है, यानी कि इनके अंदर एक अतिवृद्धि बनती है, अतिवृद्धि वृद्धि करती है और केंद्रक विभाजित होता है और केंद्रक विभाजित होकर एक केंद्रक जो होता है वृद्धि कर रहे मुकुल के अंदर गमन करता है और ये मुकुल जनक कोशिका से पृथक होकर नए कवक का निर्माण करता है। तो इस प्रकार का जनन क्या कहलाता है? मुकुलन द्वारा कायिक जनन कहलाता है और यह भी यीस्ट के अंदर होता है। यानी कि विखंडन भी यीस्ट के अंदर होता है और मुकुलन कायिक जनन भी यीस्ट के अंदर होता है और खंडन जो होता है वो कवक जाल युक्त कवकों के अंदर होता है। तो इस प्रकार से ये होता है कायिक जनन। अब देखिए 2 नंबर विधि अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? देखिए अलैंगिक जनन कवकों के अंदर बीजाणुओं के द्वारा होता है।
अलैंगिक जनन कवकों के अंदर बीजाणुओं के द्वारा होता है। प्रमुख रूप से ये बीजाणु दो प्रकार से होते हैं। अलैंगिक जनन कवकों में दो प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। दो प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। कौन कौन से दो प्रकार के बीजाणु होते हैं? नंबर 1 कॉनिडिया, और नंबर 2 धानी बीजाणु। स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है। यानी कि विशेष रूप से दो प्रकार के अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन होता है। एक होता है कॉनिडिया बीजाणु और दूसरा होता है धानी बीजाणु। किस प्रकार से होता है? सबसे पहले अपन देखते हैं कॉनिडिया बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। तो देखिए, ऐसा होता है पेनिसिलियम के अंदर। ऐसा किसके अंदर होता है? ऐसा होता है पेनिसिलियम के अंदर। पेनिसिलियम जो होता है ये कवक का कवक जाल जो होता है वो कैसा होता है? पट्ट युक्त होता है, ठीक है। अब इसके कवक जाल पर कॉनिडिया का यानी कि बीजाणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बीजाणुओं का। जिस पर बीजाणुओं का निर्माण होता है इसे कॉनिडिया धर कहते हैं। ये क्या है? ये कवक जाल है। ये है कवक जाल। मैं यहाँ लिख लेता हूँ कवक जाल, ठीक है। माइसीलियम है और माइसीलियम पर क्या होता है? कॉनिडिया धर होता है। कॉनिडिया धर, कॉनिडिया धर। कॉनिडिया धर जो होता है वो कवक जाल पर होता है और कवक जाल पर कॉनिडिया धर होता है और कॉनिडिया धर पर कॉनिडिया का निर्माण होता है, बीजाणुओं का निर्माण होता है। और ये बीजाणु कॉनिडिया धर पर बाहर की ओर एक के ऊपर एक बनते हैं। यानी कि इन बीजाणुओं के ऊपर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं है। यानी कि यहाँ पर कॉनिडिया धर पर बनने वाले क्या होते हैं? कॉनिडिया। कॉनिडिया क्या है? बीजाणु। और इनका निर्माण कैसे हो रहा है? आवरण रहित हो रहा है। इसके बाहर किसी प्रकार का आवरण नहीं है। ये कॉनिडिया धर के बाहर की ओर उत्पन्न होते हैं। इसलिए इनकी उत्पत्ति जो होती है उसे बहिर्जात रूप से उत्पन्न माना जाता है। यानी कि कॉनिडिया का निर्माण जो होता है वो बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं, यानी कि बाहर की ओर आवरण रहित होते हैं, यानी कि बाहर की ओर बनते हैं। तो कॉनिडिया जो होते हैं वो बीजाणु होते हैं, अलैंगिक बीजाणु होते हैं, जिनका निर्माण किस पर होता है? कॉनिडिया धर पर होता है। कॉनिडिया धर किस पर होता है? वो कवक जाल पर होता है, ठीक है ना। और कॉनिडिया का निर्माण कैसे होता है? कॉनिडिया का निर्माण बहिर्जात रूप से होता है, यानी कि इनके बाहर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता, ठीक है। अब ये कॉनिडिया जब कॉनिडिया धर से पृथक हो जाते हैं, ये कॉनिडिया जब कॉनिडिया धर से पृथक हो जाते हैं तो ये कॉनिडिया अंकुरित होते हैं। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो ये कॉनिडिया क्या हो जाते हैं? अनुकूल परिस्थितियों के अंदर अंकुरित होते हैं और अंकुरित होकर किसका निर्माण कर देते हैं? पुनः कवक जाल का निर्माण कर देते हैं। तो कॉनिडिया का निर्माण कब होता है? प्रतिकूल परिस्थितियों में। जब कवक की प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तब कॉनिडिया धर पर कॉनिडिया विकसित होते हैं। किस रूप से? बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। और इस कॉनिडिया, इस कवक की जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये कॉनिडिया अंकुरित होकर नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार का अलैंगिक जनन जो है वो किसके द्वारा होता है? कॉनिडिया के द्वारा। किसमें? उदाहरण पेनिसिलियम के अंदर। किसके अंदर? पेनिसिलियम के अंदर इस प्रकार का जनन होता है। अब देखिए दूसरे प्रकार के बीजाणुओं द्वारा, दूसरे प्रकार से अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन, जिसे धानी बीजाणु कहते हैं। ऐसा होता है म्यूकर के अंदर।
ऐसा होता है म्यूकर के अंदर। इसमें कवक जाल जो होता है वो पट रहित होता है। कवक जाल जो होता है वो क्या होता है? पट रहित होता है। और इस पर कवक जाल पर जो संरचना होती है इसे बीजाणुधानीधर कहते हैं। क्या बोलते हैं? बीजाणुधानीधर। ठीक है, बीजाणुधानीधर के ऊपर बीजाणुधानी बनती है। बीजाणुधानीधर के ऊपर क्या बनती है? बीजाणुधानी बनती है। ये जो संरचना है ये क्या है? बीजाणुधानी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये संरचना है, ये बीजाणुधानीधर है। और बीजाणुधानीधर के ऊपर जो बनती है वो क्या बनती है? बीजाणुधानी बनती है। बीजाणुधानी बनती है। और इस बीजाणुधानी के अंदर बीजाणुओं का निर्माण हो रहा है। यानी कि बीजाणुओं का निर्माण किसके अंदर हो रहा है? बीजाणुधानी के अंदर होता है। तो इस प्रकार के बीजाणु जो होते हैं वो अंतर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। यानी कि बीजाणुओं का निर्माण बीजाणुधानी के अंदर होता है, इसे अंतर्जात रूप से उत्पन्न माना जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ इस बीजाणुधानी के अंदर क्या बनेंगे? बीजाणु। कौन से बीजाणु? धानी बीजाणु। धानी बीजाणुओं का निर्माण होता है। और जैसे ही इस बीजाणुधानी का स्फुटन होता है तो ये बीजाणु प्रकीर्णन हो जाते हैं। और जिन प्रकीर्णन के बाद में ये बीजाणु अंकुरित होकर नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। ये बीजाणु अंकुरित होकर नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के बीजाणु धानी बीजाणु कहलाते हैं। इनका निर्माण अलैंगिक जनन की विधि के द्वारा होता है, इसलिए इन्हें अलैंगिक बीजाणु कहते हैं। क्योंकि इनका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा नहीं होता, इसलिए इसे अलैंगिक बीजाणु कहते हैं। तो अलैंगिक बीजाणु कितने प्रकार से होते हैं? एक कॉनिडिया और दूसरा धानी बीजाणु। कॉनिडिया जिसका निर्माण जो होता है वो बहिर्जात रूप से होता है, और धानी बीजाणु जिसका निर्माण अंतर्जात रूप से होता है। ठीक है ना? इसका निर्माण कैसे होता है? अंतर्जात रूप से। और कॉनिडिया का निर्माण बहिर्जात रूप से। ठीक है? यानी कि कॉनिडिया धर के बाहर की ओर होता है, इसके चारों ओर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता। इसी प्रकार से धानी बीजाणु जो होते हैं उनका निर्माण बीजाणुधानी के अंदर होता है, तो अंतर्जात रूप से होता है। जब भी बीजाणुधानी स्फुटित होती है तो इनका प्रकीर्णन हो जाता है, धानी बीजाणुओं का प्रकीर्णन हो जाता है, और ये धानी बीजाणु अंकुरित होकर नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। ठीक है? तो धानी बीजाणु जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। धानी बीजाणु द्वारा किसके अंदर होता है? म्यूकर के अंदर। धानी बीजाणु जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? धानी बीजाणु दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, चल बीजाणु जिसे जू स्पोर कहा जाता है, और अचल बीजाणु। अचल बीजाणु एप्लानोस्पोर दो प्रकार के होते हैं। धानी बीजाणु जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, चल बीजाणु और अचल बीजाणु। तो देखते हैं चल बीजाणु किस प्रकार से होते हैं। ये धानी बीजाणु जिनके अंदर कशाब भी पाए जाते हैं। जिनके अंदर क्या पाए जाते हैं? कशाब पाए जाते हैं। यानी कि वे बीजाणु कशाब युक्त होते हैं, फ्लैंजिला युक्त होते हैं, और जब फ्लैंजिला युक्त होते हैं तो ये गतिशील होते हैं। तो इस प्रकार के बीजाणुओं को क्या कहते हैं? चल बीजाणु कहते हैं। जिनमें कशाब पाए जाते हैं तो ये गतिशील होते हैं, और गतिशील बीजाणुओं को क्या कहा जाता है? चल बीजाणु कहा जाता है। यानी कि कैसे? कशाब युक्त, कशाब युक्त, कशाब यानी फ्लैंजिला, कशाब युक्त, और कैसे होते हैं? गतिशील। कशाब युक्त और गतिशील होते हैं। गतिशील क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर कशाब पाया जाता है, और कशाब जब पाए जाते हैं तो ये गतिशील होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? चल बीजाणु कहा जाता है। दूसरे जो कशाब रहित होते हैं, अचल कैसे होते हैं? कशाब रहित, यानी कि इस प्रकार के बीजाणु होते हैं जिनमें कशाब नहीं पाए जाते। तो ये कशाब रहित और अगतिशील।
इन्हें क्या कहा जाता है? अचल बीजाणु कहा जाता है। तो धानी बीजाणु जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, चल बीजाणु और अचल बीजाणु। चल बीजाणु जिसके अंदर कसाब पाए जाते हैं वो गतिशील होते हैं, इसलिए इन्हें चल बीजाणु कहा जाता है, जूस्पोर कहा जाता है। अचल बीजाणु जिनके अंदर कसाब नहीं होते, इन्हें कसाब रहित होते हैं, तो ये अगतिशील होते हैं, इसलिए इन्हें अचल बीजाणु एप्लानोस्पोर कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अलैंगिक जनन जो होता है वो विशेष रूप से 2 प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा होता है, कॉनिडिया के द्वारा पेनिसिलियम के अंदर और धानी बीजाणुओं के द्वारा म्यूकर के अंदर। कॉनिडिया का निर्माण बहिर्जात रूप से होता है और धानी बीजाणुओं का निर्माण अंतर्जात रूप से होता है। धानी बीजाणु जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, चल बीजाणु और अचल बीजाणु। चल बीजाणु जिसमें कसाब युक्त होते हैं यानी कि गतिशील होते हैं, अचल बीजाणु जो कसाब रहित होते हैं यानी कि अगतिशील होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, चल और अचल।